Hello, friends. In this lecture, we will learn about basic structure doctrine. Hello, friends. So, in this lecture, we will learn about basic structure doctrine. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में हम लोग ये समझेंगे कि ये कैसे, इसका हिस्ट्री कैसे आया, मतलब ये चीज़ आई कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में, किस जजमेंट में ये बात निकल के आई है. ठीक है. तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्यों आई है. तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का इसमें क्या रोल है. आर्टिकल 13 क्या कहता है कि स्टेट स्टेट्स दैट एनी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल को वॉयलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है या वॉयलेट करता है या हमारे फंडामेंटल राइट को लेता है, तो वो क्या करता है. आर्टिकल 13 में हम लोग क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. और आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है कि 368 में कि पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी मतलब अमेंडमेंट कर सकती है. ठीक है. बट इसमें कोई भी इस आर्टिकल 13 में जो लिखी हुई है उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, यानी कि ये इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है. इसमें कहा गया है कि आप कोई कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा तो वो हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट अगर हम लोग का वॉयलेट या अब्रिज या कॉन्ट्रावीन करते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं. नाउ दिस क्रिएटेड ए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि आर्टिकल 13 पावरफुल है कि आर्टिकल 368 पावरफुल है. ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या इशू है. राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो है वो आर्टिकल 31 में ये अलाउ करता है कि हमारे पास क्या है, कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट. ठीक है. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम हम लोग को क्या था, ये राइट टू प्रॉपर्टी की राइट थे अंडर आर्टिकल 31. ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड्स चाहिए थे. क्यों? लैंड फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है. और लैंड रिफॉर्म लाइक अबॉलिशिंग ज़मींदारी सिस्टम. ठीक है. लेकिन अब क्या है, ये लैंड रिफॉर्म हम लोग ला नहीं सकते क्योंकि हमारा क्या है, आर्टिकल 31 में क्या है, हम लोग को राइट टू प्रॉपर्टी गिवन है. ठीक है. तो सरकार ने क्या लाया, गवर्नमेंट में ले आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. गवर्नमेंट ले आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. या तो इसमें क्या कहा गया, टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज गवर्नमेंट पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. और इसमें क्या लाया गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया और आर्टिकल 31A और 31B को ऐड किया गया. ठीक है. 9th शेड्यूल में क्या गया, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल तक हैं, बट इस चीज़ को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया. और आर्टिकल 31A में क्या कहा गया कि अगर कोई सरकार कोई भी लॉज लेके आती है जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होगा, तो वो हमारा चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कह के कि वो हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है. ठीक है. और आर्टिकल 31B में क्या कह दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी लॉज जो कि 9th शेड्यूल में अगर वो प्लेस हो जाती हैं तो वो उसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता बाय दी कोर्ट. ठीक है. तो एक तरीके से इसको प्रोटेक्शन मिल गई. नाउ जैसे एग्जांपल कि ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट जो की है क्या है, 9th शेड्यूल में है. ठीक है. तो इसको ब्लैंकेट प्रोविजन एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें ये अगर इस शेड्यूल में कोई भी एक्ट को ले आया गया तो वो मतलब वॉयलेट, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा. ठीक है. अब इस चीज़ को चैलेंज करते हैं इन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट केस विच इज़ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951, जिसमें 5 जज की बेंच होती है. इसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है. ठीक है. इसमें यानी कि आर्टिकल 368 इज पावरफुल देन आर्टिकल 13. ठीक है. इसमें ये कह दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड लॉ. इसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना वो लॉ कंसिडर नहीं होता है, इसलिए. और जो आर्टिकल 13 है वो लॉ को
वो करती है कि अगर कोई लॉ है तब वो अगर वॉयलेट करेगा तो वो चीज़ वैलिड होंगी, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, वो लॉ कंसिडर ये नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से इसको वैलिड कर दिया गया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये वैलिड है। नाउ अब इस चीज़ को करते करते क्या हो गया, ये पार्लियामेंट ने फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करी, 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 17th, ठीक है, जिसमें अगेन फर्दर डाइल्यूट कर दिया गया हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स को, ठीक है। तो इस चीज़ को सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इसको फिर से चैलेंज किया गया और इसमें जजमेंट क्या बोली, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि 368 इज़ मोर पावरफुल, ठीक है। इसमें भी सेम बात कह दी गई कि 368 इज़ मोर पावरफुल, ठीक है। अब इस जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया हमारे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इसमें ये 11 जज की बेंच थी, ठीक है। इसमें ये डिक्लेयर किया गया था, इसमें ओवर रूल कर दिया गया। इनकी जो केस थी, सज्जन सिंह की जो केस थी ना, उन्होंने 368 को पावरफुल कहा था, लेकिन गोलकनाथ केस में कह दिया गया कि 13 इज़ मोर पावरफुल देन आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 13 ज़्यादा पावरफुल है 368 के, ठीक है। फिर ये टसल हो गया गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के डिक्लेयर दैट फुल पावर टू अमेंड द पार्ट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 13। नाउ अब ये केस को फिर से चैलेंज कर दिया गया। ये चैलेंज किया गया केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, इसमें 13 जज की बेंच थी। ये लार्जेस्ट बेंच है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। इसका डेट क्या है, 24 अप्रैल 1973। इस दिन सचिन तेंदुलकर जी का जन्म भी हुआ था, ठीक है। इससे आप ये याद कर सकते हो। और SM सिकरी इसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जजमेंट दिया 7:6 का मेजोरिटी, ठीक है। 7 लोग ने कहा कि आर्टिकल 368, ठीक है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी गई, यानी गोलकनाथ केस ने तो ये बोलिए कि 13 इज मोर पावरफुल, लेकिन केशव नंद भारती केस में कह दिया गया 368 इज पावरफुल, ठीक है। 368 इज मोर पावरफुल देन 13। बट इन्होंने इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। बट क्या कह दिया कि सरकार सब अमेंडमेंट कर सकती है, जो भी चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया है कि ये केस टू केस बेसिस पे ये एक इवॉल्विंग लिस्ट है, ठीक है। ये इवॉल्व करता जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑन दी केस टू केस बेसिस ये इसको डिफाइन करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है, ठीक है। इन्होंने कुछ लिस्ट दी, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं और इसको नहीं इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसके लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई सरकार। इसमें ये कह दिया गया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज पार्लियामेंट पावर, प्रोविजंस एडेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट। फिर से इसमें ये चीज़ बात कह दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आती है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में क्या दिया गया, इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जुडिशियल, उन्होंने क्या कहा कि ये आप कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बट मिनर्वा मिल केस में इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज़ किया। उन्होंने बोला कि रिमूव ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये क्या है, एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते। और ये जस्टिस YV चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने ये दिया था, ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इन्होंने कहा एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। नाउ अब इसमें क्या है, IR कोयलो केस का आता है कि
इन्होंने इसकी वैलिडिटी पूछी 9 शेड्यूल की, क्योंकि हम लोग तो यही बात करते हैं 9 शेड्यूल से स्टार्ट हुआ था। अब 9 शेड्यूल में कोई भी एक्ट अगर आप ले आते हो तो वो तो उसको तो ब्लैंकेट प्रोविजन मिल जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को ये क्लैरिफाई किया आयोर कोयलो केस में कि जब आया है हमारा केशव नंद भारती केस 1973, ठीक है, 1973 से पहले के जितने भी केसेस हैं ना वो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में, लेकिन केशव नंद भारती केस के बाद क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ये चीज़ आई है, तो इसके बाद के जो भी केसेस होंगे ना अगर 9 शेड्यूल में वो इंक्लूड करते हैं तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे, ठीक है। तो बस इसमें यही था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप आपको ये सारी चीज़ें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने कोई भी इमेज नहीं ऐड किया था इसमें। और अभी इधर बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब से वीडियो लेक्चर डेली आएंगे। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसको ना फिर से एक बार रिपीट करके देखना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये जो एक तरीके से ये पूरी जो चीज़ें हैं ना कहानी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग 2-3 बार और देखना तो इसको समझ में आ जाएगा ईजी वे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.